नमस्कार। इस व्याख्यान में मैं आज आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ, देयर इंटररिलेशंस एंड इंटररिएक्शंस पर चर्चा करूंगा। यह बीएससी पार्ट 3 के भूविज्ञान विषय के पेपर सेकेंड में यूनिट 1 का टॉपिक है और भूविज्ञान के छात्रों के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इकोसिस्टम एनवायरनमेंट से सीधा संबंध रखता है और एनवायरनमेंट में भूवैज्ञानिक जो कारक हैं वो बहुत अधिक प्रभावी रहते हैं। आइए पहले हम यह समझ लें कि पारिस्थितिक तंत्र और पर्यावरण का आपस में क्या संबंध होता है। पारिस्थितिक तंत्र हम किसे कहेंगे? पारिस्थितिक तंत्र हम एक ऐसी इकाई को कहेंगे जो कि संपूर्ण रूप में कार्यरत होती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि उस इकाई में जितने भी घटक होते हैं वे आपस में भी प्रतिक्रिया करेंगे और उनके आपस में सहसंबंध भी होंगे। इस इकोसिस्टम में पर्यावरण भी शामिल होगा और उस स्थान की इकोलॉजी भी शामिल होगी, अर्थात इकोलॉजी और पर्यावरण दोनों मिलकर उस इकोसिस्टम को संचालित करेंगे। अब इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी refers to the process in which living things interact with another and the environment। अर्थात इकोलॉजी के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं जिसमें जीवित प्राणी न केवल आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, एक दूसरे पे संबंध स्थापित करते हैं और साथ ही साथ जिस इन्वायरमेंट या जिस पर्यावरण में वो रहते हैं उससे भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। अब इन्वायरमेंट हम जैसे पहले भी व्याख्यान में बता चुके हैं कि पर्यावरण एबायोटिक और बायोटिक दोनों कारकों से मिलकर बना रहता है, अर्थात जीवित घटक और अकार्बनिक जो अजीवित घटक के रूप में होंगे, ये दोनों पर्यावरण में उपस्थित होते हैं। पर्यावरण में सभी प्रकार के जीवित फॉर्म आते हैं जो कि उस पर्यावरण के अंतर्गत बायोस्फीयर का एक महत्वपूर्ण भाग बनाते हैं या बायोस्फीयर इस जीवित भाग से ही मिलकर बनता है। अब जो बाकी पृथ्वी के 3 और भाग हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों में भी आपसी प्रावस्थाएं होती हैं, इनमें आपस में प्रतिक्रियाएं होती हैं, ये एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं और इनमें इंटररिलेशन और इंटररिएक्शंस होते हैं। परंतु बायोस्फीयर के अंतर्गत होने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि इसी में पदार्थ और ऊर्जा का विनिमय होता है और ये जो पदार्थ और ऊर्जा का विनिमय होता है वो बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन सब में आपस की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही होता है और बायोमास का निर्माण होता है। आगे हम विकिपीडिया से ली हुई कुछ स्लाइड की मदद से इस इकोसिस्टम को अच्छी तरह से समझेंगे। इकोसिस्टम मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अर्थात जो कि भूमि में पाया जाने वाला पारिस्थितिक तंत्र है और इसके अंतर्गत फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम इत्यादि आते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह जलीय परिस्थितियों में स्थापित होने वाला इकोसिस्टम है और इसमें मुख्य रूप से फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मेराइन इकोसिस्टम आता है। इस स्लाइड में हमें इकोसिस्टम का वह क्षेत्र दिखाई दे रहा है जहां पर उस इकोसिस्टम के विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम दर्शाए गए हैं और उस इकोसिस्टम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र जहां पर उस इकोसिस्टम की विभिन्न कम्युनिटीज जो उस इकोसिस्टम में आने वाली जीवित घटक हैं वो निवास कर रहे हैं और ये जीवित घटक न केवल आपस में प्रतिक्रिया कर रहे हैं बल्कि जिस इन्वायरमेंट में, जिस फिजिकल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उससे भी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। इसलिए इकोसिस्टम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच में होने वाले प्रतिक्रिया को ही बताता है। इस स्लाइड में इकोसिस्टम के प्रमुख लक्षणों को बताने का प्रयास किया गया है। किसी भी इकोसिस्टम के 3 प्रमुख लक्षण मान सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर, यानी उस इकोसिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है जिसमें 2
प्रमुख घटक आते हैं। लिविंग, जिसे अपन बायोटिक कहते हैं, दूसरा नॉन लिविंग जो एबायोटिक घटक कहलाता है। फिर इकोसिस्टम के अंतर्गत या उस पारिस्थितिक तंत्र में क्या क्रियाएं हो रही हैं, तो क्रिया के रूप में दो चीज महत्वपूर्ण होती है, ऊर्जा का प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो, और बायोमास का बनना यानी साइक्लिंग ऑफ मैटर्स, जो कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा ही बनेगा। और तीसरा जो भी चेंज हो रहा है, मतलब जो क्रियाएं हो रही हैं, उन क्रियाओं के कारण जो रासायनिक पदार्थ हैं, वो रासायनिक पदार्थ किस रूप में बदल रहे हैं, या एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है। तो इस तरीके से जो परिवर्तन होगा उस इकोसिस्टम में, वो दो रूप में होगा। एक डायनामिक, जो कि स्थायी, वहीं पर स्थायी नहीं होगा, जिसे अपन नॉन स्टैटिक कह सकते हैं, और दूसरा सक्सेशन टाइप का, जो कि प्रवाहित होता रहेगा इत्यादि। इस स्लाइड में इकोसिस्टम के कंपोनेंट को दर्शाया गया है। किसी भी इकोसिस्टम में दो प्रमुख कंपोनेंट होते हैं, जैसा पूर्व में बताया गया है, एबायोटिक या नॉन लिविंग कंपोनेंट, और दूसरा बायोटिक या लिविंग कंपोनेंट। इस स्लाइड में ग्रासलैंड इकोसिस्टम का उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर नॉन लिविंग कंपोनेंट के रूप में मृदा है, जिसके ऊपर वनस्पतियाँ निर्भर करती हैं, वहीं पनपती हैं, और उन वनस्पतियों या पौधों पे निर्भर होते हैं वहाँ पर रहने वाले शाकाहारी जीव, और उन शाकाहारी जीव के ऊपर निर्भर करते हैं मांसाहारी जीव। तो इस तरीके से एबायोटिक कंपोनेंट से लेते हुए बायोटिक कंपोनेंट तक पूरी एक चेन बनती है, या एक दूसरे पे निर्भर पारिस्थितिक तंत्र बनता है, जो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट की आपस में प्रतिक्रिया और आपस में रिएक्शंस, इंटर रिएक्शंस को अच्छी तरह से दर्शा रहा है। इस स्लाइड में हम यह दर्शा रहे हैं कि एबायोटिक या नॉन लिविंग कंपोनेंट कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः नॉन लिविंग कंपोनेंट को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला आउटसाइड एनर्जी सोर्स, दूसरा फिजिकल फैक्टर्स दैट डिटरमाइन वेदर क्लाइमेट, एंड थर्ड इज केमिकल एसेंशियल्स फॉर लाइफ। इन तीनों ही कंपोनेंट की आने वाली स्लाइड में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पारिस्थितिक तंत्र में बाह्य ऊर्जा प्रकाश के रूप में सूर्य से मिलती है। इस प्रकाश की किरणों में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी होता है, और यह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओजोन परत के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा का कुछ भाग वातावरण द्वारा वापस रिफ्लेक्टेड कर दिया जाता है या परावर्तित हो जाती हैं किरणें, और कुछ किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं, कुछ किरणें ऊष्मा के रूप में बदल जाती हैं, और ज़्यादातर प्रकाश किरणों की उपस्थिति में जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं या जो पौधे हैं, वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बायोमास का निर्माण करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है, जिससे किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में आउटसाइड एनर्जी का उपयोग करके बायोमास या जो मैटर है, पदार्थ का निर्माण किया जा रहा है। और ये जो पदार्थ का निर्माण किया जाता है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, वनस्पतियां, पौधे, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटक होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र संवेदनशील होता है, और ऐसे कई कारक होते हैं जो उस क्षेत्र की जलवायु और मौसम को प्रभावित करते हैं। इनमें प्रमुख रूप से उस क्षेत्र का तापमान, वायु, उस क्षेत्र में होने वाली वर्षा और टोपोग्राफी आते हैं। ये चारों कारक आपस में प्रतिक्रिया और इनके जो आपस में संबंध होते हैं, या इनकी इंटर रिलेशन और इंटर रिएक्शंस के द्वारा उस क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र की स्थायित्व निर्भर करता है। यहाँ हम बायोटिक कंपोनेंट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में प्रमुख रूप से आते हैं प्रोड्यूसर्स, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा एबायोटिक कंपोनेंट में उपस्थित रासायनिक पदार्थों के अवशोषण से, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन
और विभिन्न प्रकार के खनिज हैं जो कि मृदा से प्राप्त करेंगे, इनको लेते हुए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य की उपस्थिति में करेंगे और इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो मैटर है या पदार्थ का निर्माण होता है और ये पदार्थ का जो निर्माण होगा ये फूल, पौधे, पत्तियां, फल इत्यादि के रूप में इनका निर्माण होगा और ये जो पदार्थ है जो कि प्रोड्यूसर्स के द्वारा निर्माण किया जा रहा है किसी भी इकोसिस्टम में, उसका उपयोग कंज्यूमर्स करते हैं और ये कंज्यूमर्स जो होंगे वो शाकाहारी भी होंगे और इनको शाकाहारी को खाने वाले कार्निवोरस भी होंगे। तो इस तरीके से पहले जो बायोटिक कंपोनेंट होता है वो प्रोड्यूसर्स जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि पदार्थों का निर्माण कर रहा है, और दूसरे आते हैं कंज्यूमर्स जो कि उस प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाए गए बायोमास का उपयोग करेंगे, और उसके बाद आते हैं डिकम्पोजर जो कि जिसमें सूक्ष्म जीव ज़्यादातर आते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंगस इत्यादि, जो कि बने हुए बायोमास का विखंडन करेंगे जिससे कुछ केमिकल पदार्थ या रासायनिक पदार्थ या खनिज पदार्थ फिर से एबायोटिक कंपोनेंट के रूप में मृदा में उपस्थित हो जाएंगे। इस तरह से ये बायोटिक कंपोनेंट का पूरा चक्र यहाँ पर इस स्लाइड में दिखाई पड़ रहा है, जिससे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा जो कि एक मैटर के रूप में और ऊर्जा के रूप में जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा स्थापित किया जाता है वो कैसे आगे जाकर विभिन्न जो कंज्यूमर्स हैं डिकम्पोजर्स में आगे बढ़ती है। इस तरह से हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थ और ऊर्जा के प्रवाह से बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर या बायोमास का निर्माण होता है जो कि उस पूरे इकोसिस्टम की एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए आवश्यक होता है। दूसरी प्रमुख बात कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो विभिन्न आंतरिक प्रक्रियाएं और या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि इंटर रिलेशंस और इंटर रिएक्शंस होते हैं, ये सभी प्रक्रियाएं एक संतुलन की स्थिति में होती हैं जिससे उस पारिस्थितिक तंत्र के सभी भाग स्थायित्व के रूप में रह सकें। अधिकतर इकोसिस्टम में यह जो बैलेंस होता है यह जो संतुलन होता है यह बहुत ही संवेदनशील होता है और विभिन्न प्रकार की भौतिक परिस्थितियों या दूसरे प्रभावों से यदि यह संतुलन डिस्टर्ब होता है तो पूरे पारिस्थितिक तंत्र के स्थायित्व पर खतरा हो सकता है। धन्यवाद।